तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का भूगोल। टर्म 2 में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन देखेंगे पूरा भूगोल का एक ही वीडियो में। बस ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा और सिर्फ देखिएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसमें उसको याद करके जाइएगा। आपका भूगोल का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चैप्टर पढ़ना है टर्म 2 के लिए जिसका नाम है कृषि, चौथा चैप्टर। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? 3 टाइप से क्वेश्चन देखेंगे। एक अति लघु उत्तरीय यानी 2 मार्क्स का, उसके बाद लघु उत्तरीय देखेंगे जो कि 3 मार्क्स का रहेगा, और दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा को किस नाम से जाना जाता है? तो पटसन, या सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राज़ील। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश। चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो ये जीवन निर्वाह। चावल क्या कैसा कृषि है? तो जीवन निर्वाह कृषि, यानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। आलू नहीं होगा, प्याज नहीं होगा तो भी कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन अगर चावल ना हो तो बड़ा समस्या होगा। खाली आलू प्याज खा के तो नहीं रह सकते हैं। तो चावल और गेहूँ ये जीवन निर्वाह कृषि है, सबसे ज़्यादा चावल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ठीक है। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मकई की खेती होती है। रोटी की कटोरा किसे कहा जाता है? प्रेयरी प्रदेश को रोटी का कटोरा कहा जाता है, यानी गेहूँ वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ब्राज़ील को, क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से हुई। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया है। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? तो रोपण कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? नाम लिखे। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ये तीनों क्या क्या आएगा उसका उदाहरण देना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखे। प्राथमिक का उदाहरण हो जाएगा कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य इत्यादि। एक एक बोला था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है, आप जिससे भी चाहे लिख सकते हैं। प्राथमिक क्रिया कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य। द्वितीयक में हो गया लौह, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आदि। तृतीयक में बैंक, यातायात, बीमा, संचार, विज्ञापन, ये सब। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होता है समझ में आए? प्राथमिक मतलब आर्थिक, ऐसा आर्थिक क्रिया जो शुरुआत है, जैसे खेती, ये एकदम प्राथमिक हो सकता है कि खेती की, या खनन यानी जैसे कोयला का निकालना, ये प्राथमिक पहला काम हो सकता है। या जो भी है अयस्क सब धातु, तो उसको जमीन से खोद के निकालना, खनन करना। या पशुपालन करना, तो पशुपालन भी क्या, ये पहला काम हो सकता है। फिर पशु से दूध मिला तो दूध को बेच देना, तो दूध को बेच करके, और दूध का क्या बोलते हैं, डेयरी खोलना, तो ये दूसरा हो गया डेयरी। डेयरी में दूध कहाँ से है? तो गाय से, ठीक है। तो गाय पहला क्रिया यानी प्राथमिक क्रिया। दूसरा में उसको जो डेयरी खोलना है तो वो हो गया द्वितीय क्रिया। फिर वहाँ से दूध ले जाकर के कोई मिठाई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या फिर वहाँ से पैसा कमा करके बैंक में रख रहा है, यातायात फिर वहाँ से यहाँ इधर उधर हो जा रहा है, बीमा हो रहा है, संचार हो रहा है, ये सब तृतीय क्रिया में आता है, ठीक। चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? चलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश है। इसके अलावा चीन, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम में भी इनकी खेती होती है, ठीक है।
अगला प्रश्न, कृषि से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न प्रकार के फसलों जैसे गेहूं, चना, चावल, कपास तथा गन्ने आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। कई अन्य क्रियाकलाप जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन आदि भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। याद रखने का, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन ये कृषि के अंदर ही आता है। किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? तो वाणिज्य कृषि, है ना, जो बाजार में बेचने के लिए जो खेती करते हैं उसको वाणिज्य कृषि। और कृषिगत भूमि क्या है? तो ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है कृषि योग्य या कृषिगत भूमि कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बस दो रेशेदार फसल का नाम लिखना है तो जूट और कपास। दो पेय फसल चाय और कहवा। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक है। ये कारक ही कृषि को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो अनुकूल स्थलाकृति वहाँ का कैसा है, मिट्टी कैसा है, जलवायु कैसा है, उसी के आधार पर कृषि अलग अलग कृषि होता है। तो कृषि के लिए मेन यही तीन चीज़ जरूरी है। ठीक है, ये क्रियाकलाप आवश्यक है। मिश्रित कृषि क्या है? तो जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मिश्रित कृषि ही करते हैं, गाय पालन भी करते हैं, खेती भी करते हैं। रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक जैसा फसल उगाया जाता है उसको रोपण कृषि कहते हैं, या तो कहवा या काजू या रबर एक ही। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम है। इसमें अच्छे बीज, खाद और सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन किया जाता है। कृषि कितने प्रकार की होती है? तो निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह माना इसे घर चलाने के लिए और बड़ा बिजनेस के लिए वाणिज्य कृषि, है ना। उसके बाद आवेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इधर से। ठीक है, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? तो गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है, श्रम की प्राधान्यता रहती है, जमीन का छोटा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है, वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। भारत एक सघन आबादी का देश है, यहाँ कृषि जोतों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह की कृषि प्रचलित है। यहाँ का मुख्य फसल चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, ये सब फसलें, अन्य फसलें। मुख्य फसल चावल है। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या फर्क है? बताना है। तो जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि दोनों में क्या फ़र्क है? तो पहले देखेंगे जीवन निर्वाह कृषि। इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह यानी अपना घर चलाने के लिए किया जाता है, अपने भरण पोषण के लिए। और वाणिज्य कृषि क्या है? ऐसी कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं बड़े पैमाने पर ताकि अपनी आय बढ़ा सके, वाणिज्य कृषि कहलाता है। अगला लिख सकते हैं इसमें, अधिक आबादी वाले देश जैसे चीन, जापान, भारत, श्रृंखला आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं, मतलब खाने के लिए अन्न उगाए जाते हैं, चावल, गेहूँ, ये सब, मक्का, ये सब। यह बड़े बड़े फार्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। चाय, रबर, कहवा, गेहूँ आदि की कृषि वाणिज्य कृषि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर क्या है? तो रोपण कृषि देखिए पहले, इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल के एकल फसल उगाई जाए, एक ही टाइप का फसल है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। फसल उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों के निकट ही किया जाता है। सभी फसल निर्यात आधारित होती है, अतः यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होती है।
और वाणिज्य किसे कहते हैं? इसमें कृषि कार्य वाणिज्य उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, उन्नत बीजों का उपयोग इसकी मुख्य विशेषता है ना। यानी बहुत बड़ा बड़ा खेत रहेगा, खेत का आकार, लेकिन इंसान वहाँ कम काम करने वाला, सब मशीन से काम है ना। बीज भी उन्नत किस्म का। इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउनसन शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अंतर बताना है। तो अंग्रेज बोलते हैं। कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द का पर्यायवाची है। एग्स का अर्थ होता है भूमि या खेत है, एज का, और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करना। इस प्रकार किसी जमीन के टुकड़ों का कार्य कर कुछ उपजाना ही कृषि है। इस प्रकार अलग अलग फसलों के लिए, खेती के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंगूर की खेती बहुत से देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। इस खेती को विटीकल्चर कहते हैं ना। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, बस समझ में। और बड़े पैमाने पर फलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फल की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अर्थात अंगूर की खेती को विटीकल्चर और फलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्य कृषि है, कारण बताना है। तो आर्थिक लाभ के लिए की जाने वाली कृषि और पशुपालन वाणिज्य कृषि कहलाती है। कृषि यांत्रिकृत एवं विस्तृत होती है। बड़े खेत बड़े बड़े फार्म के रूप में होते हैं। उन्नत किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को बड़े बड़े भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। मानव श्रम का उपयोग कम होता है। उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है, क्योंकि इस कृषि में भी एक फसल उगाई जाती है जिसके लिए बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। खेतों के निकट फसल उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है। फसलें निर्यात आधारित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों के लिए यह अनुकूल है। तो ये लिख दीजिएगा, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था इसलिए हटाते इसको। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, कारण बताना है। पटसन या जूट का एक रेशेदार फसल है। यह फसल नई जलोढ़ मिट्टी तथा जल जमाव वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। यह एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला बेलनाकार होता है। इसके तने की पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांध कर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे के पौधे से अलग किया जाता है। इन रेशों का उपयोग बोरा, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियां, निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज बनाने के लिए किया जाता है। विश्व में भारत, बांग्लादेश इसके मुख्य उत्पादक देश है। पूर्वी भारत इस फसल के लिए इतना उपयुक्त है कि इसे यहाँ का सुनहरा रेशा कहा जाता है। और बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, एक दो फिर खत्म हो जाएगा। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को वर्णन करना है ना, और नाम लिखना है कौन देश में चावल उत्पादन होता है बढ़िया से। चावल विश्व के मुख्य खाद्य फसल है, खाने वाला फसल है। इसकी कृषि उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। भौगोलिक दशा इसका है, चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तथा चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उपयुक्त होता है। प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन सा है? तो प्रमुख उत्पादक देश चीन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशा बताना है, और इसका मुख्य देश कौन कौन सा प्रमुख देश है जहाँ गेहूं उत्पादन होता है। वर्धन काल में मध्यम वर्षा एवं मध्यम तापमान, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, फसलें पकने के समय पाला रहित रहते तथा तेज धूप आदि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। प्रमुख उत्पादक देशों यह संयुक्त अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत प्रमुख देश है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मानव संसाधन सब क्वेश्चन देखते हैं। यही दोनों चैप्टर पढ़ना है, ये टर्म 2 में यही दोनों चैप्टर आएगा, तो दोनों का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव संसाधन में देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा। अति लघु में रह सकता है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो चीन।
झारखंड की साक्षरता दर 2021 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत था? 66.4%। भारत स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीपों के नाम लिखना है। तो विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीप है एशिया एवं यूरोप। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 आदमी रह सकता है ना भारत की जनसंख्या घनत्व। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व का 60% लोग कितने देशों में रहते हैं? तो 10 देशों में। पूरी दुनिया में जितना भी आदमी है वो सभी का 60% 10 देश में रहता है, बाकी में छीट फूट है ना। जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार आंका जाता है? तो जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या के में मापा जाता है, और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या मापा जाता है। मान 1000 व्यक्ति में जीवित जन्मों की संख्या, मान 1000 व्यक्ति जो जन्म लिया उस पर आंका जाता है, और मृत्यु दर 1000 व्यक्ति पर जो मरा आदमी कितना मरा उसको मापा जाता है, उसी को जन्म दर और मृत्यु दर का है। साक्षर किसे कहेंगे? तो जो व्यक्ति किसी भी भाषा में सामान्य संदेश को पढ़ लिख एवं समझ सकता है वह साक्षर कहलाता है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र देश कौन है? तो दूसरा भारत है। ठीक है, पहला चीन, दूसरा भारत। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र तथा दक्षिणी अमेरिका का अमेजन वन क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व है, यानी बहुत कम। तो मरुस्थल और वन में कहाँ पाएगा, है ना, खतरा है वहाँ रहना भी, तो बहुत कम वहाँ आबादी मिलता है। प्रवास किसे कहते हैं? तो किसी एक देश से दूसरे देश के बीच रूप से जाकर आकर बस जाना है। एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाना, एक देश से दूसरे देश में अस्थायी प्रवास कहलाता है, यानी कि काम के लिए, है ना, कोई काम के लिए जाकर ठहरे उसके बाद फिर वापस आए, जिसको अस्थायी प्रवास। इससे जनसंख्या में वृद्धि या कमी तथा संगठन में व्यापक परिवर्तन होता है। तो कोई काम विदेश चल जाते हैं उसी को प्रवास कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो जब जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि होने लगी कि उपलब्ध साधारण मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम पड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? मतलब अचानक से ऐसा इतना जोर आबादी बढ़ने लगे कि जो भी साधन है वो मनुष्य के लिए मौलिक आवश्यकता के लिए माने कम पड़ने लगे साधन, तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, यानी 1000 पुरुष में कितना महिला है उसको लिंग अनुपात कहते हैं। और भारत में लिंग अनुपात 943 तथा झारखंड में 947 है, यानी 1000 लड़का के पीछे 943 लड़की है भारत में, पूरे भारत का देखा जाए तो, और सिर्फ झारखंड का देखा जाए तो 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियाँ, माने लड़की कमे हैं, मतलब जल्दी खोजना होगा तो मिलवन करेगी। उसके बाद आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर, यानी कि 3 नंबर के लिए क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। मानव एक संसाधन है, कैसे? तो देखिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति के देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होती है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होता, यानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडा तो दिक्कत है वहाँ रहना। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले
प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थल प्रदेश सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा में विरल जनसंख्या में कम जनसंख्या है। बाकी जहाँ का जलवायु ठीक ठाक है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है। तो प्रति 1000 आबादी पर जन्म लेने वाला, मैंने 1000 आबादी में कई गो आदमी जन्म लिया, कई गो शिशु जन्म लिया, आदमी कैसे जन्म लिया, तो शिशु के जन्म को जन्म दर कहते हैं। ठीक है। और जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है तथा जन्म दर घटने से जनसंख्या घटती है। और मृत्यु दर का तो वही 1000 आदमी है, 1000 आदमी में कई गो मारा तो उसको मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। तो 1000 आबादी पर मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या घटती है तथा मृत्यु दर घटने से जनसंख्या बढ़ती है। उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर बताना है। तो उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है। उत्प्रवास यानी यहाँ से यहाँ का ज़्यादातर आदमी दूसरा देश जा रहा है, तो इसको यहाँ के लिए, भारत के लिए वो उत्प्रवास हो गया। और जो देश जा रहा है वहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसको अप्रवास कहेंगे। ठीक है। तथा अप्रवास के कारण बढ़ती है। तो अप्रवास के कारण का मतलब कहीं से आ रहे हैं तो अप्रवास कहलाया, और यहाँ से जा रहा है तो वो उत्प्रवास। ठीक है। तो अल्प विकसित देशों में उत्प्रवास एवं विकसित देशों में अप्रवास की स्थिति पाई जाती है। तो अल्प विकसित माने जो थोड़ा विकसित अच्छा से नहीं है, तो वहाँ का लोग ज़्यादातर क्या करता है, दूसरे देश भागता है, तो वैसा में उत्प्रवास हो गया। और जो बहुत विकसित देश है जैसे अमेरिका सब हो गया, सऊदी अरबिया सब, तो वहाँ सब जाना चाहता है और जाता है ना सभी देश, तो उसको अप्रवास का स्थिति वहाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है, कारण बताइए। तो नील नदी के घाटी में मुख्यतः सूडान और मिस्र आते हैं। मतलब नील नदी घाटी में बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, उसका बताना है क्या है। तो क्योंकि तो सूडान और मिस्र आता है, उसके घाटी के नज़दीक है, घाटी में सूडान और मिस्र पड़ता है। मिस्र की नील नदी की घाटी की संकरी पट्टी जनसंख्या का सबसे घना आबादी है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में, बहुत ज़्यादा घनत्व है वहाँ, है ना। 1 किलोमीटर में 1500 आदमी। बाकी के इसी घाटी में मिस्र के अधिकांश नगर बसे हुए हैं। नील नदी में सीमित खनिज पदार्थ मिलने से कृषि आधारित सूती और कृत्रिम रेशे के वस्त्र, मोटा कपड़ा, कागज उद्योग, शक्कर, सीमेंट उद्योग स्थापित है। इसके अतिरिक्त चमड़ा, प्लाईवुड, एल्कोहल, इंजीनियरिंग सामान, मोटर वाहन, विद्युत, रसायन उद्योग आदि की इकाइयाँ स्थापित है ना। इसीलिए वहाँ पर घनी आबादी है। तो नील नदी का डेल्टा क्षेत्र उर्वरक क्षेत्रों में से है, जहाँ हर वर्ष नई मिट्टी की परत आ जाती है और इस मिट्टी में गुणवत्ता बनी रहती है। इन्हीं कारणों से इन क्षेत्र में घना बसा क्षेत्र है, माने बहुत घना आबादी है। नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, कारण बताना है। तो नाइजीरिया विविध स्थलाकृति वाला एक बड़ा देश है, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है। खनिज तेल से अकेले विदेशी मुद्रा का 95% प्राप्त होता है। नाइजीरिया प्रगतिशील देशों में से एक है। हाल के वर्षों में यहाँ औद्योगिक उन्नति के साथ कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई है। आर्थिक उन्नति और मृत्यु दर में कमी के कारण नाइजीरिया की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अगला है दीर्घ उत्तरी यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने कारक को हम 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, भौगोलिक कारक और मानवीय कारक। तो चलिए, भौगोलिक कारक इसके अंतर्गत भू आकृति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। तो भू आकृति, पर्वत एवं पठारों की अपेक्षा लोग समतल मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं। सही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य, गृह निर्माण, यातायात आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र सघन बसे हुए हैं, जबकि हिमालय के क्षेत्र विरल है। माने पहाड़ी उहाड़ी में सब में नहीं रहना चाहता आदमी, समतल जगह में रहना चाहेगा, क्योंकि समतल जगह में खेती उती भी कर सकता है, आने जाने का साधन भी है, सब कुछ साधन। अब पहाड़ में का जैसे कोई साधन नहीं रहेगा ना, कहीं जाने भी बड़ा दिक्कत होता है। दूसरा कारक जलवायु है। तो अत्यधिक गर्मी या ठंडा जलवायु में कोई नहीं रहना चाहेगा, है। बहुत गर्मी है या बहुत ठंडा, कौन रहना चाहेगा। बर्फ में कोई नहीं रहना चाहता है ना, मजबूरी बस थोड़ा बहुत आबादी रहता है। मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होता बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडा। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं।
यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थल प्रदेश जैसे सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा का में विरल जनसंख्या है ना। और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है जनसंख्या। तो जल, उपजाऊ मृदा एवं खनिज संसाधन की उपलब्धता लोगों को बसने के लिए आकर्षित करता है। बहुत ज़्यादा खनिज मिल रहा है, जल का साधन अच्छा है, उपजाऊ है मिट्टी वहाँ का, तो लोग अपने आप वहाँ आकर्षित होंगे, वहाँ पे आबादी बढ़ेगी। नदी घाटियों के क्षेत्र जहाँ प्रचुर मात्रा में अलवणीय यानी मीठा जल उपलब्ध हो, वहाँ घनी आबादी है। झारखंड का छोटा नागपुर का पठारी इलाका खनिज संसाधनों से समृद्ध है, अतः घनी आबादी है ना। मध्य पूर्व में अरब देशों में पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ये क्षेत्र जलवायु प्रतिकूल होते हुए भी लोगों को आकर्षित करता है ना। तो जैसे अरब देशों में पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन पेट्रोल के कारण वहाँ घनी आबादी मन सबको आकर्षित करता है अपनी ओर। अदरवाइज वो पूरा मरुस्थल है, ना खेती होता है, ना पानी है, ना कुछ नहीं, लेकिन पेट्रोल तेल है, तेल का खेल है। मानवीय कारक भी हो सकता है, सामाजिक कारक, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास वाले क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है ना। तो जहाँ का अच्छा शिक्षा का माहौल अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, आवास अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे घनत्व ज़्यादा हो जनसंख्या। जैसे पुणे, बेंगलोर में। आर्थिक कारक, ऐसे प्रदेश जहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ भी घनी जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र है भारत का मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर, जापान का ओसाका, ऐसे ही शहर है, ठीक है। सांस्कृतिक कारक भी हो सकता है, अत्यधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थल लोगों को बसने के लिए आकर्षित करता है। जैसे वाराणसी, हरिद्वार, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, ऐसे ही शहर है। जनसंख्या में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण कौन कौन से है, व्याख्या करें। तो जनसंख्या परिवर्तन किसी देश अथवा क्षेत्र की आबादी की संख्या, उसके वितरण एवं संगठन में होने वाले बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास की आपसी संयोजन से होता है। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। जन्म दर, जन्म दर से आशय एक दिए हुए समय में प्रति 1000 व्यक्तियों के जीवित जन्मों में से है। और ऊंची जन्म दर के आशय अधिक जनसंख्या, और कम जन्म दर तो कम जनसंख्या। तो जन्म दर तो मृत्यु दर, जन्म दर तभी से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको भी लिख देना है, प्रवास भी बताएं, प्रवास भी लिख देना है, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड को समझते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? किसी देश की जनसंख्या पिरामिड से किन बातों पर पता चलता है? जनसंख्या के संघटक का अध्ययन करने में जनसंख्या पिरामिड सहायक होते हैं। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। किस देश की जनसंख्या पिरामिड में निम्न बातों, किसी देश का जनसंख्या पिरामिड में निम्न बातों का पता चलता है। क्या क्या पता चलता है, देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या के लिंग प्रतिशत को विभक्त किया जाता है, माने कितना लड़का, कितना लड़की, कितना क्या है उसको। इसको 5 से 9 वर्ष की आयु तक तथा 10 से 14 वर्ष की आयु को विभक्त किया जाता है, माने कितना से कितना साल कितना है उसको अलग अलग, 5 से 9 और 10 से 14। कुल जनसंख्या के प्रतिशत से लिंग प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है, कितना शिशु जन्म लिए वो भी दिखता है, पता चलता है उसमें। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रम प्रौढ़ा और वृद्धा की जनसंख्या को दिखाता है, मतलब कि कितना बूढ़ा है, कितना जवान है, सब यहाँ दिखाता है, कितना बच्चा है। कम जन्म और एवं मृत्यु दर वाले देश का पिरामिड का आधार संकरा होता है, यह स्थिति विकसित देशों में होता है, ठीक। कम जन्म दर एवं मृत्यु दर वाले देशों का पिरामिड का आधार संकरा होता है, जो कि विकसित देशों में ऐसा होता है, ठीक है। जहाँ जन्म दर कम यानी कम जनसंख्या, पैदा कम होते हैं, मृत्यु दर भी कम होता है, ठीक है। न ज़्यादा पैदा होते हैं, न ज़्यादा मरते हैं। तो चलिए, इतना सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो भूगोल में जितना भी क्वेश्चन आएगा आराम से उसको बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।